कभी क्या हुआ कि रशियन आर्मी को धीरे धीरे विड्रॉ करने लगी। 1994 में रशियन आर्मी ने वहां से विड्रॉ कर लिया। जब रशियन आर्मी ने विड्रॉ कर लिया तो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आ गई। बाद में ये अल कायदा और तालिबानियों ने तय किया कि अफगानिस्तान का कोई भी गवर्नमेंट चलेगा तो हम चलाएंगे। तो 96 में उन्होंने क्या किया कि जो अफगानी गवर्नमेंट था उसके विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने अपना गवर्नमेंट वहां बनाया। और 96 से तालिबान और अल कायदा दोनों मिलकर अफगानिस्तान को रूल करने लगे। तो मुल्ला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट हो गया और ये ओसामा बिन लादेन डी फैक्टो प्रेसिडेंट हो गया। अभी दोनों ने मिलकर जब अफगानिस्तान को रूल करना शुरू किया तो अमेरिका तो बहुत खुश था क्योंकि ये दोनों अमेरिकन प्रोडक्ट थे। 1998 में प्रॉब्लम आ गया अमेरिका को इन दोनों। प्रॉब्लम क्या आया? हुआ ये कि जब ये सोवियत संघ को आप जानते हैं 1994 में तो टूट गया। जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत आर्मी ने विद्रोह किया अफगानिस्तान से। तो पहले बहुत सारे सोवियत संघ के जो राज्य थे वो अलग हो गए। ताजिकिस्तान अलग हो गया, उज्बेकिस्तान अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, बायलोरसिया अलग हो गया। ऐसे तो बहुत सारे 17 स्टेट से वो सभी तो अलग हो गए और वो नेशन बन गए। बाद में क्या हुआ कि उनमें से कुछ देशों के साथ अमेरिका की दोस्ती हो गई, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान से। और ये तीनों ऐसे नेशन हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है और सबसे ज्यादा उनके पास पेट्रोल, क्रूड ऑयल। ताजिकिस्तान में क्रूड ऑयल है, उज्बेकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है। ये सभी तो क्रूड ऑयल बहुत है उनके। ऑयल बेस उनका है बहुत बड़ा। अमेरिकन कंपनी है यूरोकॉल, उसका तो एक सैटेलाइट है जो स्पेस में तो काम करता है। तो यूरोकॉल कंपनी के सैटेलाइट ने एक बार अमेरिकन गवर्नमेंट को तो ये मैसेज किया कि यहां पर तो बहुत बड़ा ऑयल बेस है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में बहुत बड़ा तो ऑयल बेस है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि उनका ऑयल बेस है तो कुछ और भी होना चाहिए। तो और ज्यादा वहां एक्सप्लोरेशन क्यों हुआ? तो नेचुरल गैस भी है वहां पर, तो ऑयल भी है, गैस भी है और इतना ज्यादा है कि अभी 50 ईयर्स तक वो तो चल सकता। इतना गैस तो बहुत अधिक है, ऑयल तो बहुत है। जब भी अमेरिका को यह पता चल गया कि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में गैस भी है, ऑयल भी है, तभी तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें मिलना चाहिए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ नेगोशिएशन किया, डायलॉग किया और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तैयार हो गए कि हम अमेरिका को गैस सप्लाई कर सकते हैं, ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एग्रीमेंट हुआ और जब ये एग्रीमेंट हुआ तो एक पाइपलाइन इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से तो अमेरिका के लिए तो डालने का बात तय हो गया। जब इस पाइपलाइन को डालने की बात बनी तो अमेरिका तक वो पाइपलाइन जब जाएगा तो बीच में अफगानिस्तान आता है, तो अफगानिस्तान में होकर वो पाइपलाइन जाएगा। तो उसी समय ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर ने कहा कि आप यदि यहां से पाइपलाइन ले जाएंगे तो हमको तो इस पर कुछ टैक्स चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र की बाउंड्री से तो ले जाने वाला है। तो जो अमेरिका के पैदा किए हुए बच्चे थे उन्होंने अमेरिका से तो बोलना शुरू कर दिया कि हमको तो पैसा चाहिए। और ओसामा बिन लादेन को पैसे की बहुत जरूरत, क्योंकि उसको अपना नेटवर्क बनाना है पूरी दुनिया में। तो उसका अपना पर्सनल बिजनेस है, उससे तो वो करता ही है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि अगर हम अमेरिका के साथ डील करेंगे तो कुछ तो मिलने वाला, क्योंकि अमेरिका इतना सारा गैस ले जाएगा, ऑयल ले जाएगा, तो थोड़ा हमको भी मिल सकता है। तो झगड़ा यहां से तो शुरू हुआ। अमेरिका ने कहा कि इसमें तो हम आपको तो कुछ शेयर नहीं कर सकते। तो ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उन्होंने कहा कि फिर हम आपका पाइपलाइन नहीं जाएंगे। तो यहां से तो झगड़ा शुरू हुआ। जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने अपना एक बार कैबिनेट डिसीजन किया, मीटिंग बुलाकर कि क्या करना चाहिए। तो बिल क्लिंटन के कैबिनेट ने कहा कि इन दोनों को तो हटा देना चाहिए, मुल्ला मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन को हटा देना चाहिए। तो बिल
क्लिंटन ने CIA को तो बुलाकर ऐसा बोल दिया कि अभी आपको इन दोनों को हटाओ, समाप्त करो। अभी हटाने का अर्थ ये होता है कि उनको मार भी सकते। तो CIA ने 1998 से तो काम शुरू किया और ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर को खत्म करने के लिए, मार देने के लिए तो पूरा तो उन्होंने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। और वो नेटवर्क बनाते गए और ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर के काफी लोगों को तो उन्होंने खत्म कर दिया। फिर एक दिन तो इसका तो झगड़ा बहुत हो गया CIA के साथ, ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर का। और ओसामा बिन लादेन को तो बहुत गुस्सा आ गया अमेरिका के विरुद्ध, तो उसने तो फिर ये प्लान कर लिया WTC को तोड़ देने का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ देने का। और 11 सितंबर 2010 को उन्होंने तोड़ दिया WTC। तभी अमेरिका में प्रेसिडेंट चेंज हो गया जॉर्ज बुश का। तो जॉर्ज बुश ने कहा कि अभी तो इनको पूरी तरह से समाप्त करना, क्योंकि 98 में तो ये झगड़ा शुरू हुआ अमेरिका और ओसामा बिन लादेन का। 98 के पहले तो दोस्ती था, 98 के बाद तो ये झगड़ा शुरू हो गया। और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते जब WTC के अटैक में कन्वर्ट हो गया, तभी तो अमेरिका ने कहा कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और एक ही ऑप्शन है कि इनको तो मारना है। तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर वॉर अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन को शुरू हुआ और वही वॉर तो अभी चलता है, जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन का अल-कायदा नेटवर्क को समाप्त कर दिया, तालिबान का नेटवर्क भी टूट गया। अभी ओसामा बिन लादेन मरा नहीं है और मुल्ला मोहम्मद उमर मरा नहीं है। तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि जब तक वो मरते नहीं है तभी तक तो अमेरिकन आर्मी वापस जाने वाली नहीं है। और अगर उनके मरने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर कर दिया पाकिस्तान को अटैक करने का, तो अमेरिका के तो ये दोनों जो मारने वाले हैं, जिनको वो तय कर चुके हैं, संकल्प कर चुके हैं, वो काम तो अनफिनिश होगा, क्योंकि उनको मारने में अभी पाकिस्तान की मदद अमेरिका ले रहा है और पाकिस्तान उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तो सारा नेटवर्क उनका टूट सकता है। इसलिए तो अमेरिका को प्रॉब्लम है कि भारत को तो हमला नहीं करना चाहिए। ये तो अपनी स्टोरी है इसके लिए। तो आप पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को अभी तो अपने राष्ट्र के लिए एक बड़ा अभियान करना चाहिए, एक बहुत बड़ा कैंपेन करना चाहिए। और वो कैंपेन 2 स्तर पर करना चाहिए। एक तो डोमेस्टिक लेवल पर देश के अंदर और एक इंटरनेशनल लेवल पर देश के बाहर। डोमेस्टिक लेवल पर क्या कैंपेन करना है, वो ये करना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जितने टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है यही फीलिंग है, तो मुझे फीलिंग है, तो आपको एक छोटा सा काम करिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड ड्रॉप करें। एक पोस्ट कार्ड कैंपेन मैंने शुरू किया और आजादी बचाओ आंदोलन के हजारों महसूल से 10,000 पोस्ट कार्ड आपने ड्रॉप किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो उनका जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो तो सभी को तो एनरोल करेगा। फिर उसके बाद एवरी ट्यूजडे प्राइम मिनिस्टर को तो बताया जाता है कि आपको तो क्या पोस्ट आया, तो वो कैटेगरी तो हो जाता है, क्लासिफिकेशन करने के बाद वो बताते। जब भी आप एक साथ पोस्ट कार्ड भेजेंगे तो वो सेक्रेटरी बोलेगा प्राइम मिनिस्टर को कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट से 10,000 पोस्ट कार्ड को आ चुका है और वो डिमांड कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को अटैक करें। सपोज करिए मंड्या डिस्ट्रिक्ट से 10,000 गया, बेंगलुरु से गया, हैदराबाद से गया, केरल से गया, तमिलनाडु से गया, सभी जगह से जाता है। और सपोज करिए करोड़ का पोस्ट कार्ड को प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा, तो उनको तो कुछ ना कुछ डिसीजन करना हो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन फाइट करना है और इतने करोड़ लोगों के ओपिनियन को तो मानना पड़ेगा। नहीं तो उनको मालूम है कि इतने लोगों का ओपिनियन अगर नहीं मानेंगे तो वोट तो नहीं मिलने वाला नेक्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट तो नहीं आ सकती उनकी, तो उनको तो आपका ओपिनियन फॉलो करना। और दूसरा इससे एक तो बड़ा फायदा होगा मुझे कि भारत राष्ट्र में डेमोक्रेसी तो है लेकिन वन में ट्रैफिक है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है लेकिन वन में है। हमेशा तो डेमोक्रेसी 2 में ट्रैफिक होना चाहिए। आप पूछेंगे 1 में ट्रैफिक क्या है,
मन में डर के कहता है कि प्राइम मिनिस्टर तो कुछ बोलते हैं और हम तो सुनते हैं, डिफेंस मिनिस्टर तो कुछ बोलते हैं हम तो सुनते हैं, होम मिनिस्टर तो बोलते हैं हम तो सुनते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो? क्या सिर्फ उन्हीं को बोलना आता है, आपको बोलना नहीं आता? क्या आप जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, आप मरे हुए हैं क्या? क्योंकि जो बोलता नहीं वो तो वही होता है जो मर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के नागरिकों की जो जिंदगी है वो बिल्कुल तो एक्टिव नहीं है। हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हमने सुन लिया, डाइजेस्ट कर लिया। आप तो उसको कुछ कहिए ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को भारत राष्ट्र की जितनी नागरिक के ओपिनियन को वहां तक भेजने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, जब भी कोई नेशनल को बड़ा खौफ होता है तो वहां का गवर्नमेंट को ओपिनियन बोलता है। जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अटैक हुआ WTC पर, तो जॉर्ज बुश ने ओपिनियन पोल करा है और जॉर्ज बुश ने एक क्वेश्चनर बनाया। वो तो अमेरिकन सिटीजन को दिया गया फिलअप करने के लिए, और उसने एक सिंपल क्वेश्चन उसने कहा कि हमारे राष्ट्र पर, अमेरिका पर भयोत्पादकों ने हमला किया है, आप मुझे बोलिए कि क्या करना चाहिए। ऐसा तो उसने पूछा। अमेरिकन नागरिकों के पास जब वो क्वेश्चनर गया थ्रू स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जितने उनके सरकारी विभाग हैं उनकी मदद से, तो 94% अमेरिकन सिटीजन ने ये कहा कि हमें अटैक करना चाहिए। जब 94% अमेरिकन सिटीजन ने कहा कि अटैक करना चाहिए, तो जॉर्ज बुश ने कहा कि मुझे तो अभी अफगानिस्तान को अटैक करना है, क्योंकि मेरे 94% सिटीजन ऐसा बोलते हैं और उनका ओपिनियन को फॉलो करना मेरा तो ड्यूटी है, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया और नेक्स्ट टाइम भी यही मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो मुझे तो इनकी बात सुनना। और उसने अटैक शुरू किया। आप जानते, जब तक ओपिनियन पोल का रिजल्ट नहीं आया तभी तक जॉर्ज बुश ने अटैक नहीं किया। अब अमेरिका में तो ये अच्छा है, उनकी तो एक चीज अच्छी है कि वो ओपिनियन पोल करा के। हमारी तो सरकार कभी ओपिनियन पोल नहीं करा। हमारी सरकार कभी हमको ये पूछती नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं करती है तो भारतीय नागरिकों को सामने से करना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, प्रधानमंत्री को एक पोस्ट कार्ड लिखिए। आपका अगर थोड़ा फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छा है तो आप उसको इंग्लैंड लेटर भी ले सकते हैं, और अच्छा फाइनेंशियल कैपेसिटी है आपकी तो आप उनको टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो प्राइम मिनिस्टर को ईमेल कर सकते हैं। किसी भी मीडियम से आप उनको अपना ओपिनियन दीजिए कि ये हमारा ओपिनियन है। और जब करोड़ों ऑफ इंडियन सिटीजन का ओपिनियन वहां जाएगा तो प्रधानमंत्री भारत सरकार को कोई तो फैसला करना होगा। इससे तो एक दूसरा काम और होगा कि मान लो कभी इंडियन आर्मी ने अटैक किया और अमेरिका और यूरोप के जो देश में जो प्रो पाकिस्तानी है वो तो हल्ला करेंगे कि आपने अटैक क्यों किया। तो इंडियन आर्मी को डिफेंस करने के लिए तो हम ये कहेंगे कि हमारे 10 करोड़ सिटीजन ने तो हमको ऑर्डर किया, तो हम क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। तो जब जॉर्ज बुश अपने 94% सिटीजन को फॉलो करने के लिए अटैक कर सकता है, तो हमारे तो करोड़ों सिटीजन को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अटैक करना ही पड़ेगा। तो जब डिफेंस करना होगा अपनी आर्मी के एक्शन को या अपने डिसीजन को, तो आपका भेजा हुआ जो पोस्ट कार्ड है, आपका भेजा हुआ जो एनवलप है, आपका भेजा हुआ जो ईमेल है, वो तो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो डोमेस्टिक क्राइम पर तो हमें ये करना है। इससे तो एक काम और होगा। एक काम क्या होगा, वो ये होगा कि भारतीय नागरिकों में अभी काफी कुछ सिविलिज्म आ गया। ये सिविलिज्म क्या होगा तो मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं। सिविलिज्म ये होता है कि एक्शन कुछ भी नहीं करना, कोई एक्शन नहीं करना, बातें करना। जैसे 30 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट का अटैक हुआ, बहुत सारे नागरिकों ने घर में खूब बहस किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए।
और शाम को तो चित्रहार देखा और तो या साथ की कभी बहू भी देखा और तो पैसा होता है, कुछ मतलब नहीं होता। नेक्स्ट डे तो फिर इडली खाया, डोसा खाया, थोड़ा कॉफी पीते हुए फिर बहस किया कि पाकिस्तान को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। कॉफी का प्याला खत्म हुआ तो डिबेट भी खत्म हो गई। तो हमारे भारत राष्ट्र के जो नागरिक हैं वो क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन कॉफी के प्याले में क्रांति करें, चाय के प्याले में क्रांति करें, या घर में डाइनिंग टेबल पर बैठ के तो क्रांति की बातें करते हैं, एक्शन में तो कुछ नहीं करते उसको। अपने पड़ोसी को भी जाके बोलेंगे तो पड़ोसी के झगड़ा करेंगे तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, उसको तो लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाते। ये फेडरलिज्म है। और ये फेडरलिज्म है ना, इसमें तो क्या होता है, मैं तो बहुत सारे देश में जाता हूं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो जो 100% फिनिश होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं राजीव भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। अरे 13 सितंबर को अटैक हुआ वो अच्छा ही हुआ है, आगे इससे और भी अच्छा होने वाला है। आप क्या लाएंगे, आप क्या ले जाएंगे? जब भी भगवान कृष्ण ने कह रहे तो हमको क्या करना, हमको कुछ नहीं करना। तो जो 100% सैनिक है ना, जिनको कुछ नहीं करना, जो निकम्मे लोग हैं, वो तो ये भाषण देना शुरू कर देते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, तुमको क्या चिंता है, तुम क्या लाएंगे, तुम क्या ले जाओगे, ऐसा तो बातें नहीं। अब ये वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को कुछ नहीं करना है, इसलिए तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी उन लोगों को मैं ये कहता हूं कि जब तुम भगवान कृष्ण की बात करते हो गीता की, तो तुम तो पूरा सच बात करो। ये हाफ ट्रुथ है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में ये कभी कहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। ये कभी कहा था जब भी अर्जुन ने युद्ध किया और कौरव को मरने लगे और हजारों की संख्या में जब इन कौरवों की डेथ होने लगी तो अर्जुन को तकलीफ हो गई। और वो तकलीफ में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को तो प्रश्न किया कि भगवान ये क्या हो रहा है, मेरे हाथों तो हजारों कौरव मर रहे हैं, मुझे तो नरक में जाना होगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। माने कौरव मर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, आगे बढ़ेंगे और भी अच्छा होगा। तुम क्या चिंता करते हो, तुम क्या लाएंगे और क्या लेके जाओगे, तुम युद्ध करो। ये तो कहा होगा। अब हमारे जो निकम्मे लोग हैं वो इसको तो अपने निकम्मेपन को बताने के लिए बोलने लगते कि वो तो कुछ नहीं करना, भगवान कृष्ण करेंगे, हम कुछ नहीं करना। आप तो जानते हैं जो भगवान कृष्ण को हम अपना इष्ट पुरुष मानते हैं, देवता मानते हैं, उन्होंने तो ये कहा कि धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों का नरसंहार करने के लिए युद्ध अवश्यम भावी है, युद्ध करना ही होता है। धर्म की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना ही होता है। और भगवान कृष्ण ने ही महाभारत कराया आपके धर्म। अगर वो चाहते तो महाभारत नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी महाभारत हो जाएगा उसके बाद शांति स्थापित होगी, क्योंकि अधर्मियों का नाश हो जाएगा। तो कुछ लोग भारत में कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध होगा तो मैं कहता हूं कि बाद में शांति स्थापित हो जाएगी। एक बार जब कसकर युद्ध हो जाएगा और पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा तो इस पूरे रीजन में तो शांति स्थापित हो जाएगी, और वो शांति तो दूसरों के भी काम आएगी, हमारे भी काम आएगी। तो आप इसको ऐसे मत सोचिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो संदर्भ है वो पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, अधर्म के नाश के साथ जुड़ा हुआ है, शांति की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा तो आप कुछ करिए। डोमेस्टिक फ्रंट पर एक पोस्टकार्ड प्राइम मिनिस्टर को लिखिए। आप पूछोगे क्या एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर का? एड्रेस तो बहुत सिंपल है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, SOUTH, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और उसका पिन कोड है 110001, 110001, 110001। ये तो उनका सिंपल एड्रेस। आपको पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर का ईमेल एड्रेस, अगर आप कंप्यूटर रखते हैं, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है या आपके पास ईमेल फैसिलिटी है, तो प्राइम मिनिस्टर का ईमेल एड्रेस
मेरा तो एक बाहर स्टॉल लगा है, आप यदि जाएंगे बाहर तो वहां आपको मेरे मित्र मिलेंगे, मिस्टर जसवीर सिंह सरदार जी, उनसे आप मिलिए। उनके पास ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर ईमेल एड्रेस वहां से आप भेजे जाते। एक दूसरा मैं आपको और सजेशन करना चाहता हूं कि डोमेस्टिक फ्रंट पर जब आप प्रधानमंत्री को लेकर भेजेंगे, एक काम हमें इंटरनेशनल फ्रंट पर भी करना। और इंटरनेशनल फ्रंट पर क्या करना है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना सारी दुनिया के साथ। और वो हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए एक सिंपल काम करिए कि आपके पास जितने भी दुनिया के ईमेल एड्रेसेस मिल जाए उससे को आप मेल करिए। और मेल उसमें ऐसा करिए कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ तो अमेरिका ने वॉर किया। 30 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो हमें वॉर क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर अमेरिका ये कह रहा है कि आपको वॉर नहीं करना है तो आपसे ज्यादा हिपोक्रेट कौन है, ये आप अमेरिका में मेल करिए। अभी क्या हुआ था जब 11 सितंबर 2001 को ये WTC सेंटर जब टूट गया तो अमेरिका से मेरे पास बहुत सारे मेल आए मेरे पर्सनल कंप्यूटर पर। और मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि अमेरिका से मुझे 23,000 मेल आए। और उन सभी लोगों ने मुझको तो एक ही क्वेश्चन किया कि 11 सितंबर 2001 को हमारे राष्ट्र पर, अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, आप हमारे साथ हैं या टेररिस्ट के साथ हैं, आप बताइए। ऐसा तो मुझे मिला है। और मुझे मेल जिसने किया वो आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है अमेरिका, उसका नाम है राल्फ नेडर। वो अमेरिकन बहुत बड़ा लीडर है वहां का और वो भी प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकता है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में वो अभी हारा जॉर्ज बुश। नेक्स्ट टाइम वो भी फाइट कर रहे हैं। मैंने उसको फिर से मेल किया और मैंने उसको पूछा कि आपने मुझे मेल क्यों किया। तो उसने कहा कि आप भारत में ओपिनियन मेकर हैं, तो आपका ओपिनियन अगर अमेरिकन के सपोर्ट में आ गया तो हम मानते हैं कि हिंदुस्तान के लाखों लोगों का ओपिनियन अमेरिकन सपोर्ट में आ जाएगा। इसलिए तो हमने आपको मेल किया। तो मैंने उसको कहा कि आप जानते नहीं हैं हमारे राष्ट्र पर टेररिस्ट अटैक 1980 से चालू है। आपके राष्ट्र पर तो 2001 में हुआ, हमारे यहाँ 1980 से चालू है। आपके राष्ट्र में 4,000 सिटीजन मरे, हमारे यहाँ 55,000 सिटीजन मरे। पहले आप बताइए आप हमारे साथ हैं या पाकिस्तान के साथ, उसके बाद में आपको जवाब। तो राल्फ नेडर ने तो मुझे फिर एक दिन मेल किया और उसने कहा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि पहले आप हमारा प्रॉब्लम समझ लीजिए फिर हम आपसे बात करें। तो उन्होंने कहा आप जगह जम्मू कश्मीर का तो हिस्ट्री बताइए। तो मैंने 1947 से जब ही हमारा बंटवारा हुआ और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी था वो सारा जो डिटेल मैंने उसको मेल किया राल्फ नेडर को। जब भी उसने वो सभी स्टडी किया तभी उसने मुझे लास्ट मेल किया और कहा कि आपका मेल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आपके देश का प्रॉब्लम हमसे ज्यादा सीरियस है और आपका जो जम्मू कश्मीर नाम का स्टेट है वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली आपका है, लेकिन पाकिस्तान का तो उस पर कब्जा है कश्मीर का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जस्टिस के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें हिंदुस्तान को तो सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा तो मुझे कहा। लेकिन मुझे वो मेल पढ़ने के बाद खुद इस बात का हुआ कि राल्फ नेडर जो अमेरिका में वो भी प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट इलेक्शन में आने वाला है, उसको यदि माहिती नहीं है कश्मीर प्रॉब्लम का तो टॉनी ब्लेयर को क्या माहिती होगा कश्मीर प्रॉब्लम। आप सोच रहे हो जॉर्ज बुश को क्या इंफॉर्मेशन होगा कश्मीर के बारे में। अभी टॉनी ब्लेयर आया बेंगलुरु में, उसने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उसने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान का बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, ऐसा उसने बोल दिया था बेंगलुरु में। क्यों बोल दिया? उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कश्मीर के बारे में। जबकि टॉनी ब्लेयर जैसे आदमी को इंफॉर्मेशन नहीं है और अभी जब वो दिल्ली गया तो हमारे भारत राष्ट्र का
एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रणब रॉय। उसका एक कंपनी है एनटीटीवी। एनटीटीवी नाम का कंपनी स्टार प्लस पर तो न्यूज आइटम को लिखा था। प्रणब रॉय को मिला उसको टॉनी ब्लेयर, और उसने जाकर उसको डिटेल बताया कि कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। तभी टॉनी ब्लेयर ने दिल्ली में माफी मांगा और कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि कश्मीर प्रॉब्लम ये, नहीं तो मैं ये कभी नहीं कहता बेंगलुरु में कि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पोजीशन काफी हुआ। आप जानिए इस बात को कि दुनिया में जो रूल करने वाले लोग हैं, टॉनी ब्लेयर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जॉर्ज बुश अमेरिकन प्रेसिडेंट, ग्रांट मेडर पूर्वी अमेरिकन प्रेसिडेंट, जॉर्ज शिराक फ्रेंच प्रेसिडेंट, ऐसे दुनिया में जो रूलिंग एलिट है, जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, उनमें से 99% जानते हैं प्रॉब्लम क्या है कश्मीर का। और वो हमको बोलने लगते हैं कि यू शुड रेस्ट्रेन योरसेल्फ, यू शुड रेस्ट्रेन योरसेल्फ। अगर उनको तो पूरा इंफॉर्मेशन होगा तो वो कभी भी ये बात नहीं कहेंगे जो आज वो कह। तो कैसे होगा उनको इंफॉर्मेशन? तो वो इंफॉर्मेशन देने का काम तो आपको करना। आप क्या कर सकते हैं? आप टॉनी ब्लेयर का ईमेल को एड्रेस ले लीजिए और उसको मेल करें। जॉर्ज बुश का मेल एड्रेस ले लीजिए, उसको मेल करें। ग्रांट मेडर का ले लीजिए, उसको करें। फ्रेंच प्रेसिडेंट का ले लीजिए, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर का ले लीजिए। रशियन प्रेसिडेंट का लीजिए, रशियन प्राइम मिनिस्टर का लीजिए। इटालियन प्रेसिडेंट का लीजिए, प्राइम मिनिस्टर का लीजिए। दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको G27 कहते हैं, G7 से G50 से G27, इन सभी के तो जो रूलिंग एलिट है, जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, उनको तो नहीं करें। और इसके अलावा उन राष्ट्रों में जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको भी नहीं करें। और उनको देख करके सिंपल क्वेश्चन पूछिए कि हमारे देश से जब टेररिस्ट अटैक हुआ 25 दिसंबर 2001, तो आप हमारे पास है या पाकिस्तान के पास है? आप बता दीजिए। और जो आपको तो वापस आंसर करते हैं, तो उनको तो भी फर्दर आप मेल कर सकते हैं और उनके ओपिनियन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग अपने भारत के सपोर्ट में वर्ल्ड ओपिनियन बना सकते हैं, जैसे अमेरिकन सिटीजन ने किया आफ्टर 11 सितंबर 2001। एक वर्ल्ड ओपिनियन इन फेवर ऑफ अमेरिका अमेरिकन सिटीजन ने बनाया, इससे सारे मेल करके। तो मुझे लगता है कि हम भारतीय नागरिकों को भी दुनिया के लोगों के सामने हमारा एक ओपिनियन बनाना चाहिए और इसमें पॉलिटिकल एजुकेशन करना चाहिए उनका। और हम अगर इसमें कामयाब होते हैं, सफल होते हैं और दुनिया के बहुत सारे लोगों को हम ये इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो हम काफी कॉर्नर कर देंगे। बहुत सारे देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका सपोर्ट करता है, कनाडा सपोर्ट करता है, ब्रिटेन सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, जर्मनी सपोर्ट करता है। ये सभी देश तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उसका तो एक बड़ा कारण ये भी है कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। कश्मीर का प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या है, उनको माहिती नहीं है। रिजोल्यूशन क्या हुआ था, राजा हरि सिंह ने किस तरह से तो जम्मू कश्मीर को मर्ज कराया था भारत में, उसका एग्रीमेंट क्या था, उसकी माहिती है। यदि ये डिटेल उनको पता चलेगा तो मुझे लगता है कि उसमें जो सेंसिटिव लोग होंगे वो भारत के सपोर्ट में तो आ जाएंगे। और दुनिया भर के सेंसिटिव लोगों का सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी विजय होगी। किसी को डिप्लोमेटिक एफर्ट है, यही डिप्लोमेटिक एफर्ट भारत सरकार तो करती है अपने लेवल पर, लेकिन उसमें क्या होगा, भारत सरकार का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? यदि भारत सरकार ये काम शुरू करेगी तो दुनिया के देश और पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है। यदि भारत के नागरिक ये करेंगे तो लोगों को ये मैसेज जाएगा कि वो भारत के नागरिक हैं, भारतीयता से प्रभावित हैं, अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, इसलिए तो वो ओपिनियन बनाते हैं। तो नागरिकों द्वारा जो ओपिनियन बनाया जाएगा, वर्ल्ड ओपिनियन, वो तो बहुत दूर तक जाने वाला है और सरकार के द्वारा बनाया गया ओपिनियन तो ज्यादा। तो एक हमें इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट करना है और एक डोमेस्टिक लेवल पर एफर्ट करना है। तो ये तो 2 निवेदन में करना है। और एक तीसरा और आखिरी निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सभी देशों का हिप्पोक्रेसी को एक्सपोज करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। आप जानते हैं कि ये सभी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड करते हैं।
अभी अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 दिसंबर 2000